Good morning, दोस्तों. I hope you all are very good, and today we are going to learn one of the important topic, that is performance appraisal. ये टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉई होते हैं उनमें ईयरली या फिर टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है, उस पर एक परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम किसी एम्प्लॉई की इफ़िशियंसी और उसमें क्या क्या मतलब मिस्टेक्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हम अगर एम्प्लॉई अच्छा है तो उसे प्रमोशन और अदर थिंग्स दे सकें, और अगर वो वर्क इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहा तो हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये एक टाइम ड्यूरेशन पे परफॉर्म किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू give training and promotion to the employees. So now we are going to see that what are the topics that we are going to study under the performance appraisal. तो यहाँ पे हम देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की डिफिनीसन क्या है, मीनिंग क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस क्या होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, मेथड्स या टेक्निक्स क्या यूज़ होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और परफॉर्मेंस अप्रेजल में कौन कौन से इशूज़ हैं और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को करने में. सो मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल अकॉर्डिंग टू नील स्ट्रॉम, it is a process of evaluating the performance of employees, sharing that information with them and searching for ways to improve their performance. So according to Neil Strom, performance appraisal is the process. It is a process to evaluate the performance of employee in any organization. If we want to evaluate the performance of employees and sharing some information with the employee and searching the ways that can improve the activity work performance of the employees is known as performance appraisal. Means जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनका जो वर्क है, उसको इवेल्यूएट करना कि वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, और उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना जो कि उनकी मतलब वर्क की या फिर एक्टिविटी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सके, और उन्हें कुछ ऐसे बेस बताना जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके. मीन्स अगर उनमें कोई कमी है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू. सो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ वी आर गोइंग टू सी अदर डेफिनेशन, that is it is a process of evaluating individuals of performance as a basis for making objective personal decisions. Means it is a process to evaluate the individual, means in any organization any individual और एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट करना, और उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट मतलब जो पर्सोनल है उसके लिए कुछ डिसीजन बनाना, मतलब इसका प्रमोशन करना है या फिर इसे ट्रेनिंग देना है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है. मतलब किसी भी एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ या वर्क को इवेल्यूएट करना, फिर ये सोचना कि इसको प्रमोशन देना है, ये अच्छा काम कर रहा है, या फिर इसको कुछ वेज बताना है ताकि इसकी जो वर्क कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर सकें, या फिर इसकी वर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है. ये चीज़ें हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू इवेल्यूएट करते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. फॉर डूइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल वी हैव टू फॉलो सर्टन steps that is known as process of performance appraisal. So the first step is setting performance standard. मतलब अगर हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें सर्टन स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे. मीन्स नॉर्म्स, मतलब किस चीज़ को हम इवेल्यूएट करने जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम किस चीज़ को इवेल्यूएट करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर गोइंग टू इवेल्यूएट एनी प्रोसीजर वी हैव टू observe the steps like hand washing, using gloves. If going for procedure, we can say that the form is. So like that we have to set certain norms. Next one is communicating standard. Means the first step is set standards. Second step is the standard that we set. We have to communicate with the employee
which परफॉर्मेंस वी आर गोइंग टू इवेल्यूएट, मीन्स जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम इवेल्यूएट करने जा रहे हैं उसे हमें उस स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट करना है ताकि उसे ये पता रहे कि हम उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। थर्ड वन इज मेजरिंग स्टैंडर्ड, मीन्स हमने स्टैंडर्ड बना ली, हमने उनको बता दिए, उसके बाद जब वो प्रोसीजर कर रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहे हैं उनको हम मेजर कर रहे हैं, मीन्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। थर्ड स्टेप इज मेजरिंग स्टैंडर्ड, मीन्स जब वो प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो हम उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को मेजर कर रहे हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप इज कंपेयरिंग स्टैंडर्ड, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और जो उन्होंने थर्ड स्टेप में स्टैंडर्ड परफॉर्म किए हैं उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डिस्कसिंग रिजल्ट। सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को कंपेयर करने के बाद हम उन्हें बता रहे हैं, अगर उन्होंने स्टेप को फॉलो किया है, स्टेप को फॉलो किया, तब हम उन्हें मार्क्स दे सकते हैं, हम पॉजिटिव दे सकते हैं। अगर उन्होंने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है तो उन्हें नेगेटिव कंपनसेशन भी मिल सकती है और उसके बाद उन्हें हम बेस भी बताएंगे, मतलब जो मैनेजर है वो बेस बताता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। द नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड। इन करेक्टिव स्टैंडर्ड what they are doing means after discussing the result if they perform good, they are getting promotion or good feedback, positive feedback. If they perform less effectively, they are going for compensation or they are going for ways to improve their performance. So these are the steps that are coming under the process of performance appraisal. First one, सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट करना। सेकंड में क्या, जो स्टैंडर्ड सेट किया वो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है, उसे बताना है कि ये ऐसे काम करना है आपको। थर्ड में जब वो काम कर रहे हैं तो हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। फोर्थ में क्या है, उसने जो मतलब जो स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं और हमने जो सेट किए थे दोनों को कंपेयर करना है, एनालाइज करना है कि कितना इफेक्टिवली उसने काम किया है। उसके बाद हमें जो रिजल्ट है उसे एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करना है, उसके बाद हमें करेक्टिव स्टैंडर्ड को लगाना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। जैसे कि कोई नर्सिंग ऑफिसर है, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, बिकॉज वी आर स्टडिंग नर्सिंग मैनेजमेंट ना, या फिर कोई ट्यूटर है, नर्सिंग ट्यूटर है जो वहाँ कॉलेज में है, तो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जांपल लेते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, मीन्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मीन्स अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है तो किसी प्रोसीजर में देखना है तो होगा कि दे आर फॉलोइंग स्टेरिलिटी टेक्निक और नॉट, हाउ शी इज कम्युनिकेटिंग विथ पेशेंट, हाउ शी इज मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स, like that some standards should be there. And when she was working we have to measure that standard, after that we have to discuss, and if she is not getting that standard we have to give some corrective standard. So these are the steps in the process of performance appraisal. So now we are going to see the methods of performance appraisal. So methods of performance appraisal is divided into two, traditional methods and modern method. In the traditional method we have to study paired comparison, graphic rating scale, forced choice description, forced distribution method, checklist, free essay method, critical incidents, group appraisal, field review method, confidential report ranking. So these methods we will see in traditional method. And in modern method we have to see assessment center, appraisal by result or management by objective, means MVO, human asset accounting, and behaviorally anchored rating scale. So traditional and modern method we are going to see one by one. So now we are going to see the paired comparison method. That is a method of traditional method of performance appraisal. So in paired comparison method what we are doing, we are taking 3 or 4 employees and we are taking 3 or 4 qualities and we are comparing, means in that we can say example that for the trait quality of work, मतलब एक साइड पे हम रख रहे हैं quality of work और दूसरे साइड पे है हमारे पास creativity. उसके बाद हमने ABC तीन एम्प्लॉयज़ को लिया है और उसके बाद जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जैसे कि मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो ए है, मान लीजिए वो कोई भी एक एम्प्लॉय है जो कि बहुत अच्छा है, पॉजिटिवली काम कर रहा है, बी वाला निगेटिव
थोड़ा काम कर रहा है, सी वाला पॉजिटिवली काम कर रहा है, और उधर बगल में हमने क्रिएटिविटी पे मतलब जैसे ए बहुत ज़्यादा क्वालिटी वर्क नहीं कर रहा बट क्रिएटिव है, ऐसा मतलब है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में क्या होता है कि ट्रेड्स मतलब 2 से 3 क्वालिटीज़ या स्टैंडर्ड जो हैं उनको हम लेके 2-3 एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपैरिजन करके हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फोर्स चॉइस मेथड। इन फोर्स चॉइस मेथड मीन्स वी हैव टू टेक वन स्टैंडर्ड, मतलब कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेंगे और उस स्टैंडर्ड के अंदर 4-5 पॉइंट्स होंगे जिनको मोस्ट और लीस्ट करके रेटिंग देनी रहती है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि रेगुलरिटी ऑन द जॉब पे अगर हम देख रहे हैं किसी एम्प्लॉय का कितना रेगुलर है जॉब में, तो उसमें 4-5 पॉइंट है, जैसे ऑलवेज रेगुलर, इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर डिले, नेबर रेगुलर, रिमेन एब्सेंट, नाइदर रेगुलर और नॉट इरेगुलर। मीन्स ये है कि इस पर जब हम एम्प्लॉय का मतलब इवैल्यूएट करेंगे तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रैंकिंग मेथड। जैसे कि रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करते हैं, एन एम्प्लॉय इज रैंक्ड अगेंस्ट द अदर इन वर्किंग ग्रुप अंडर दिस मेथड। मीन्स इस मेथड में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के अगेंस्ट रैंक किया जाता है, जैसे कि कोई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कोई भी स्टैंडर्ड हमने ले लिया, उसके बाद हमने उसको मीन्स उनके स्टैंडर्ड को मेजर किया, तो पता चला कि कोई जो अच्छा काम कर रहा उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, जो थोड़ा लेस इफेक्टिव वर्क कर रहा है उसकी रैंक कम हो गई। तो इस रैंक जो जितना अच्छा वर्क कर रहा है उतनी अच्छी उसको रैंकिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं रैंकिंग मेथड में। नेक्स्ट वन इज चेकलिस्ट। द अप्रेजल ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय थ्रू गेटिंग आंसर्स फॉर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ चेकलिस्ट। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। मीन्स चेकलिस्ट में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस की एक चेकलिस्ट होती है। मीन्स हमने एक पेपर पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं और उसके आगे यस और नो करके लिख रखा है, तो ये होता है चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर और एबिलिटी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें उसको सही आंसर चूज करना होता है, मीन्स यस और नो। सो दिस इज़ अ चेकलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इज द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विद द जॉब। मीन्स फॉर चेकलिस्ट में हम क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं और नीचे यस और नो में आंसर होते हैं। एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई, यस और नो। डज ही फिनिश द जॉब एक्यूरेटली, डज ही रिस्पेक्ट सुपीरियर्स, इज ही रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डज ही ओबे द ऑर्डर्स, यस और नो। लाइक चेकलिस्ट होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन थिएटर में चेकलिस्ट होते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं परफॉर्म किए गए हैं या नहीं। तो चेकलिस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यस और नो करके ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हमें टिक करना होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये नया मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जो कि है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें स्टेप्स होते हैं कि एम्प्लॉई एंड हिज सुपीरियर जॉइंटली सेट गोल्स, वो दोनों साथ में गोल्स बनाते हैं। एम्प्लॉयज़ ट्राइज टू मीट द गोल्स। मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट है उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे हो रहा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप है इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय और उसका जो सुपीरियर है वो दोनों मिलके गोल्स बनाते हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो ट्राई करता है कि गोल्स अचीव हों ऑर्गेनाइजेशन की। परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएट की जाती है अगेंस्ट द गोल। मीन्स क्या हुआ कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मीन्स एम्प्लॉय जो है और उसका सुपीरियर जो है, दोनों ने गोल सेट किए कि हमें ये काम करना है। उसके बाद एम्प्लॉय ट्राई करता है कि गोल अचीव हो। उसके बाद क्या होता है कि परफॉर्मेंस ऐसे इवैल्यूएट की जाती है इसमें कि गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। द फोर्थ स्टेप इज एम्प्लॉयज एंड सुपीरियर जॉइंटली सेट न्यू गोल्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। इसके बाद अगर गोल जो है वो अचीव हुआ है तो ठीक है, और अगर अचीव नहीं हुआ है तो एम्प्लॉय और सुपीरियर जो है वो दोनों मिल के फिर से न्यू गोल सेट करते हैं नए टाइम के लिए। मीन्स MBO में क्या है, एम्प्लॉय और सुपीरियर दोनों गोल सेट करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय ट्राई करता है कि गोल मिल जाए। और अगर गोल मतलब परफॉर्मेंस इसमें कब इवैल्यूएट कैसे की जा रही है कि गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। और अगर गोल नहीं अचीव होता तो एम्प्लॉय और सुपीरियर फिर से जॉइंटली सेट करते हैं न्यू गोल्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। इसमें प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, द यूज ऑफ
पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स इसमें एम्प्लॉय और सुपीरियर दोनों का बराबर मतलब पार्टिसिपेटिव स्टाइल होना चाहिए मैनेजमेंट का, एंड डेमोक्रेटिक टाइप का होना चाहिए इसमें, मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, दोनों का पार्टिसिपेटिव स्टाइल होना चाहिए मैनेजमेंट का। पिन पॉइंटिंग हुइज एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हुइज रिजल्ट मीन्स अगर एम्प्लॉय किसी रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसे बताना। एंड प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस फीडबैक टू द कंसर्न एम्प्लॉय मीन्स अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है या फिर उससे कोई गलती हुई है तो हमें उसे फीडबैक देना होगा। अगर गलती हुई है तो उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के वेज हमें उसे बताने होंगे। सो दिस इज अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। So now we are going to see one of the other method that is related to modern method of performance appraisal, that is 360-degree feedback. In that what we are doing means 360 means from everywhere we are going to take a feedback of an employee to assess their performance। मतलब ये है कि जो ये टेक्निक है इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम उसका सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो हम उसके जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं लाइक जो उसके सुपरवाइजर हैं, जो उसके टीम मेंबर हैं, जो पीयर ग्रुप है उनसे, जो कस्टमर हैं और उससे मतलब उससे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगता है, आप कैसा परफॉर्म करते हो। उसके जो साथ में काम करने वाले पीयर ग्रुप उनसे पूछ रहे हैं, उसके सुपरवाइजर से पूछ रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं उनसे पूछ रहे हैं, जो उसके कस्टमर हैं उनसे पूछ रहे हैं। इनके फीडबैक को लेकर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मीन्स अगर 5-6 लोगों से पूछा उसमें से 4-5 ने कहा हाँ अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये अच्छा काम कर रहा है। और ये टेक्निक जो है वो हाईली यूज़फुल है ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, और इसमें मल्टी सोर्स फीडबैक जो है वो यूज़फुल होता है। 360-degree अप्रेजल आर यूज़फुल टू मेजर इंटरपर्सनल स्किल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टीम बिल्डिंग स्किल। मीन्स ये कहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कि कोई मार्केटिंग की कंपनी है, सेल्स है, वहाँ पे जो या फिर जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है तो हम पेशेंट से पता कर रहे हैं कि मतलब वैसे तो डिस्चार्ज होते रहते हैं लेकिन जो कुछ पेशेंट्स हैं कुछ दिनों के लिए एडमिट है उनसे पता करते रहते हैं कि ये नर्सिंग ऑफिसर या ये स्टाफ कैसा काम कर रहा है। उनके फीडबैक या फिर जो स्टाफ उस समय है उनसे पूछ सकते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ये है 360 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 360, जो बॉस हैं सुपीरियर से, सेल्फ से बात कर रहे हैं, जो साथ में काम करने वाले स्टाफ हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं, पीयर ग्रुप से फीडबैक लेके। मीन 360 डिग्री ओवरऑल मतलब जितने लोग उससे कनेक्टेड हैं उस काम में उन सब का फीडबैक लेके हम किसी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ performance appraisal. Now we are going to advantage of performance appraisal. So the first one is provide a record of performance over a period of time। मतलब किसी particular period टाइम पीरियड में जो किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, ये बताता है हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए मैनेजर टू मीट एंड डिस्कस परफॉर्मेंस। मीन्स मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे, उसके बाद डिस्कस करे आपके साथ ताकि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। थर्ड वन इज प्रोवाइड द एम्प्लॉय विथ फीडबैक अबाउट देयर परफॉर्मेंस। मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हम किसी एम्प्लॉय को ये बताते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। फोर्थ स्टेप इज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एम्प्लॉय टू डिस्कस इशूज टू क्लियरिफाई एक्सपेक्टेशंस। मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद जब हम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय के साथ, तो अगर एम्प्लॉय को कोई इशू होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो मैनेजर से बता सकता है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्यों नहीं मतलब वो अचीव कर पा रहा वो इशूज़ को बताएगा, तो वहाँ पे इशूज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज कैन बी मोटिवेशनल विथ द सपोर्ट ऑफ ए गुड रिवार्ड एंड कंपनसेशन। इट मीन्स इफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रमोशन किया जाता है, अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया जा रहा तो उसे कंपनसेशन दी जाती है। तो ये सबसे मेजर होता है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे प्रमोशन मिलता है, और अगर कोई बैड परफॉर्मेंस है किसी की तो उसे कंपनसेशन मिलता है या फिर उसे उस मतलब इम्प्रूव करने के बेसिस मिलते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द व्हाट आर द डिसएडवांटेज इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो फर्स्ट वन इज इफ इट इज नॉट परफॉर्म appropriately
कैन बी अ निगेटिव एक्सपीरियंस, अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया है, कुछ एरर्स हैं, तो ये निगेटिव एक्सपीरियंस देगा। सेकंड वन इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर ए मैनेजर, मतलब मैनेजर के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है कि वो किसी एम्प्लॉय को इवेल्यूएट करे, क्योंकि एक टाइम में नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए। थर्ड वन इज सब्जेक्ट टू रेटर एरर एंड बायाज, जो एरर और बायाज होती हैं उसकी वजह से भी, एरर और बायाज बहुत होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ये भी एक डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट वन इज इफ नॉट डन राइट कैन बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, अगर सही से नहीं किया गया तो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट वन इज कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर ऑल इन्वॉल्व, मतलब स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, मतलब अगर एम्प्लॉय को पता चला कि ये मिस्टेक्स हैं या फिर सही से परफॉर्म नहीं हुआ, निगेटिव रिजल्ट है, सबके लिए एक स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि जो डिस्कसिंग रिजल्ट वाला स्टेप है प्रोसेस में वो काफ़ी इमोशनली और टास्कफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी को किसी की परफॉर्मेंस बता रहे हो, मे बी वो उसे मतलब एक्सेप्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी हो सकती है। तो सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ performance appraisal. So this is all about performance appraisal. I hope you all understand well. So thank you.